हम आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। और आज हम आपके लिए पेंगुइन नाम की एक तमिल/तेलुगु फिल्म की कहानी लेकर आए हैं। ये फिल्म 19 जून 2020 को रिलीज हुई है और इस फिल्म को IMDb पर 4.6 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10। इसे 73% ऑडियंस ने लाइक किया है और ये एक सस्पेंस फिल्म है। फिल्म की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म एक काफी स्मार्ट प्रोजेक्ट है। फिल्म देखते हुए आपको इसी बात का एहसास होगा कि आप कोई अच्छी हॉलीवुड फिल्म देख रहे हैं। कहानी और म्यूजिक को इस तरह से परफेक्टली ब्लेंड किया गया है कि कहानी देखते वक्त आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। फिल्म की शुरुआत में हमें एक कुत्ता दिखाई देता है जो कि जंगल में भाग रहा है। जंगल में वो कुत्ता एक इंसान का पीछा करता है जिसके चेहरे पर चार्ली चैपलिन का मास्क लगा है। ये इंसान एक बच्चे को बड़ी ही बेरहमी के साथ काट देता है और उसे जान से मार देता है। उस बच्चे की लाश को उसके बाद वो एक लिफाफे में पैक करता है और छाता लेकर झील में उतर जाता है। कुत्ता उस इंसान पर जोर जोर से भौंकने लगता है कि तभी रिदम नाम की एक औरत की नींद खुलती है। कुत्ते और जंगल वाला ये जो हम सीन देख रहे थे ये किसी और का नहीं बल्कि रिदम का सपना है। रिदम को डरा हुआ देखकर वही कुत्ता साइरस जोर जोर से भौंकने लगता है और रिदम उसे भरोसा दिलाती है कि वो बिल्कुल ठीक है। रिदम अब सुबह सुबह अपने बिस्तर से उठती है और अपने पति गौतम का मैसेज देखती है। रिदम प्रेग्नेंट है और इसीलिए उसका पति उसे ये वॉइस मैसेज भेजता है कि आज 3 बजे उसका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। गौतम के कहे अनुसार रिदम हॉस्पिटल चली जाती है और जैसे ही वो अपने सामने से गुजरते हुए एक बच्चे को देखती है तो उसे 6 साल पहले की याद आती है। 6 साल पहले रिदम का अजय नाम का एक बच्चा था और उसके पति का नाम रघु था। रिदम उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और अजय सिर्फ 2 साल का था। एक रोज जब रिदम अपने घर पर बैठकर अजय को एक कहानी सुना रही थी उसी वक्त उसे पता चलता है कि भावना के पिता की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। क्योंकि रिदम अनाथ थी और उसे भावना के माता पिता ने ही पाला था इसीलिए उसे इस बात का बहुत ज्यादा दुख होता है। रघु के साथ मिलकर वो भावना के घर जाती है और वो लोग इस बारे में शोक मना ही रहे होते हैं कि तभी उनका ध्यान इस तरफ जाता है कि अजय वहाँ पर नहीं है। सबके सब लोग जो कि पहले मातम में डूबे हुए थे जब उन्हें ये पता चलता है कि अजय गायब हो गया है वो सब उसे ढूंढने लग जाते हैं। यहाँ वहाँ ढूंढने पर उन लोगों को अजय मिल जाता है लेकिन रिदम की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ रिदम हॉस्पिटल के बाहर ही बैठी है। अचानक दीवार के उस पार से एक बच्ची उसकी तरफ मुस्कुराने लगती है और जब वो उस बच्ची की तरफ बढ़ती है तो उसकी माँ उसे वहाँ से उठाकर ले जाती है। उस बच्ची के जाते ही रिदम को अपनी आंखों के सामने एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई देता है। उसकी वजह से वो तो डर ही जाती है लेकिन उसके पेट में जो बच्चा था वो भी बहुत बुरी तरह से डर जाता है। जब रिदम का अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो डॉक्टर उसे बताती है कि उसके लिए इतना डरना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। उसके डरने की वजह से बच्चे की हार्ट बीट तो चल रही है लेकिन बच्चा बहुत ही बुरी तरह से डर गया है और इसीलिए मूव नहीं कर रहा है। डॉक्टर अब रिदम से कहती है कि पास्ट में उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद उसे ऐसी किसी भी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहाँ मधुमक्खियां हैं और खासकर उसे लेक पर जाना बिल्कुल अवॉइड करना होगा। डॉक्टर की कही हुई बातें रिदम के दिमाग में घूमती रहती हैं। वो पहले डिसाइड करती है कि वो सीधा घर जाएगी लेकिन फिर अचानक से पता नहीं उसके मन में क्या आता है और वो गाड़ी झील की तरफ मोड़ लेती है। वो झील के पास पहुंचती है और वहां बने हुए एक बेंच पर बैठ जाती है। इसके बाद हमें 6 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है जब अजय एक ट्रिप पर गया था। रिदम जब अजय को पिक करने के लिए आती है तो उसे एक छोटी बच्ची से पता चलता है कि उन्हें जंगल की तरफ से एक विसल की आवाज आ रही थी। ये विसल एक ऐसा इंसान बजा रहा था जिसने चार्ली चैपलिन का मास्क पहना था। उसके हाथ में एक छाता था और अजय उसी इंसान के साथ गया है। रिदम जैसे ही उस बच्ची की ये बात सुनती है वो बहुत बुरी तरह से डर जाती है। वो जोर जोर से अजय को आवाजें लगाना शुरू करती है लेकिन तभी उसे वहां पड़ा हुआ अजय का बैग दिखाई देता है। उसके बाद पुलिस वाले और उसके परिवार वाले अजय को ढूंढने के लिए वहां पर आते हैं लेकिन एक भी इंसान उसे ढूंढ नहीं पाता। जब हर जगह यहाँ वहाँ अजय को ढूंढा जाता है तो उन्हें झाड़ियों के पीछे एक बुके मिलता है जिसके ऊपर बच्चे की आंतें रखी हुई थी और उस पर रेस्ट इन पीस लिखा हुआ था। उस बुके के ऊपर जो बच्चे की आंतें रखी हुई थी उनमें बहुत सारी मक्खियां लगी हुई थी और यही एक वजह थी कि रिदम को फ्लाइज से बहुत ज्यादा डर लगता था। ऐसा होने के बाद रिदम बुरी तरह से टूट जाती है लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती क्योंकि किसी भी इंसान को अजय की लाश बरामद नहीं हुई थी इसीलिए वो उसे ढूंढना जारी रखती है। वो अजय के नाम के खूब सारे पैम्पलेट्स बनाती है और हर जगह उन्हें बांटती रहती है। रिदम अपनी कोशिशें जारी रखती है और वो अजय को ढूंढती रहती है लेकिन फिर एक रोज रघु के फोन पर पुलिस वालों की एक कॉल आती है। जब रिदम को जंगल में ले जाया जाता है तो पुलिस वालों को अजय के कपड़े मिले थे जिन पर खूब सारा खून लगा था। सब लोग रिदम को यही समझाते रहते हैं कि अजय अब मर चुका है लेकिन फिर भी रिदम इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। भावना और रिदम की दोस्त अभी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे इस सब के बाद जिंदगी में आगे बढ़ना होगा।
अभी रिदम से कहती है कि उन सब की जिंदगी में कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। बहुत सालों तक कोशिश करने के बाद भी अभी और कादिर का बच्चा नहीं हो पा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भावना जिस लड़के से प्यार करती थी उसने उसके अलावा किसी और लड़की को चुना। इसीलिए किसी की भी जिंदगी आसान नहीं है और हर इंसान किसी न किसी जख्म के साथ जी रहा है। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ रिदम अभी भी लेक पर ही बैठी है। वो अभी अजय के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उसकी तरफ चिल्लाते हुए एक इंसान आता है। रिदम जब उस इंसान के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि उस इंसान को बहुत बुरी तरह से चोट लगी है। वो इंसान रिदम से कहता है कि उसने उस इंसान को देखा है जो कि बच्चों को किडनैप करता है और उस इंसान के साथ वो बच्चा भी है जो गायब हुआ था। ये सुनने के बाद रिदम के मन में एक उम्मीद जाग जाती है और वो बार बार उससे यही पूछती रहती है कि क्या वो बच्चा अजय है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ बताता, वो अपना फोन उसके हाथ में पकड़ाता है और उसे कहता है कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। रिदम उस इंसान का फोन लेकर किसी तरह से वहां से निकल तो जाती है, लेकिन रास्ते में ही जब उसे गौतम की कॉल आती है तो वो फोन उसके हाथों से छूट जाता है। वो किलर उस इंसान को जान से मार देता है और साथ ही वो रिदम का भी पीछा करता है। रिदम किसी तरह से वहां से भाग जाती है और नियरेस्ट पुलिस चेक पॉइंट पे पहुंचती है। वो चेक पॉइंट पर तैनात पुलिस वालों से इस बारे में बात करती है और पुलिस वाले उसे कहते हैं कि हाल ही में एक लड़की फिर से गायब हुई है। 2 पुलिस वाले लेक की तरफ निकल जाते हैं और एक पुलिस वाला वहीं रिदम के साथ बैठ जाता है। उसकी हालत देखकर वो उसे पानी ऑफर करता है। पानी पीते पीते रिदम वॉइस मैसेज सुन लेती है जहां उसे ये पता चलता है कि लेक पर फिर से एक बुके मिला है और ये बुके ठीक वैसा ही है जैसा कि अजय के वक्त पे मिला था। हाल ही में जो बच्ची गायब हुई थी उसका नाम अंजना था और वो 6 साल की थी और उसके अलावा भी इस शहर से 6 बच्चे गायब हो चुके थे। रिदम जैसे ही पुलिस वालों का वो वॉइस मैसेज सुनती है उसे अजय की याद आ जाती है और उसे लगता है कि वो किलर को ढूंढ सकती है। वो बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी लेक की तरफ घुमाती है और गौतम को कॉल करती है। गौतम को जब इस बात का पता चलता है कि रिदम दोबारा से लेक की तरफ जा रही है तो वो पुलिस वालों के साथ वहां पहुंच जाता है। रिदम अभी लेक के पास पहुंचने ही वाली थी कि तभी रास्ते में उसे एक बच्चा खड़ा हुआ दिखाई देता है। उस बच्चे को रास्ते में देखकर वो गाड़ी रोक लेती है। गाड़ी से नीचे उतरकर जब वो उससे बात करने के लिए जाती है तो वो ये समझ जाती है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसका बेटा अजय ही है। उसे गले लगाकर वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है कि तभी वहां पर गौतम पुलिस वालों के साथ पहुंच जाता है। अजय उन लोगों को मिल तो गया है लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो किसी से भी बात नहीं कर रहा है और किसी भी इंसान को खुद को छूने तक नहीं दे रहा। अंजना की माँ को जब इस बात का पता चलता है कि अजय मिल गया है तो उसके दिल में भी एक उम्मीद पैदा होती है। वो रिदम के पास आती है और उसे अपनी बेटी का फोटो दिखाते हुए कहती है कि उसकी बेटी भी गायब है। रिदम उसका दुख समझ सकती है और वो जानती है कि अगर अजय बोलने लगता है तो उसकी बेटी को ढूंढा जा सकता है। लेकिन अजय की हालत इस वक्त इतनी ज्यादा खराब है कि वो किसी से एक शब्द तक नहीं बोल रहा। गौतम और रिदम अभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर रघु आ जाता है। पुलिस वालों ने उसे इस बात की खबर दे दी है कि उसका बेटा मिल गया है। जब रघु अजय से मिलने जाता है और उसे गले से लगाता है तो उसे ये लगता है कि जैसे वो उसका बेटा है ही नहीं, क्योंकि उसे गले से लगाने के बाद वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। इसके बाद रघु रिदम और पुलिस वालों से सवाल करता है कि उन्हें इस बात को लेकर इतनी श्योरिटी कैसे है कि वो अजय है। इस पर पुलिस वाले उसे बताते हैं कि डीएनए मैच हो चुका है और वो उन दोनों का ही बेटा है। इसके बाद डॉक्टर उन सबको अपने पास बात करने के लिए बुलाते हैं। डॉक्टर उनसे कहते हैं कि अजय को बहुत सालों तक चेन से बांध कर रखा गया था। इसी वजह से उसके पैरों और उसकी टांगों पर गहरे जख्म बन गए हैं। वो कहते हैं कि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि वो क्या खाकर इतने सालों से जिंदा था, क्योंकि उसकी सलाइवरी ग्लैंड्स ने काम करना ही बंद कर दिया था। अजय को 6 सालों से एक अंधेरे कमरे में रखा गया था और यही एक वजह थी कि उसकी स्किन पूरी तरह से पीली पड़ चुकी थी। उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा पीटा गया था क्योंकि उसके शरीर पर जगह जगह टॉर्चर के निशान थे। ये सुनने के बाद रिदम को बहुत ज्यादा दुख होता है और साथ ही उसके मन में ये क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर कोई क्यों उसके साथ ऐसा कुछ करेगा। रघु और रिदम जब एक दूसरे से बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि 5 साल पहले उन दोनों के बीच में बहुत झगड़े होने लगे थे। रिदम अजय के दुख में इतनी ज्यादा डूब चुकी थी कि उसे अपनी गृहस्थी का ख्याल ही नहीं था। इसी के चलते रघु और उसके बीच में नाराजगियां बढ़ती गई और रघु ने उसे तलाक दे दिया। रिदम ने गौतम से 1 साल पहले ही शादी की थी और वो अब 7 महीने प्रेग्नेंट थी। रघु से कहता है कि वो उसके लिए बहुत ज्यादा खुश है कि उसने अपनी एक नई दुनिया बसा ली है। साथ ही वो उससे कहता है कि अजय के साथ रहना अगर कोई डिजर्व करता है तो वो सिर्फ रिदम है, क्योंकि इतने साल बीतने के बाद भी उसने उसको ढूंढने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। गौतम अभी और भावना जल्दी घर चले जाते हैं और अजय के आने की तैयारियां करते हैं। सब लोग बड़ी ही खुशी के साथ उसे घर में वेलकम करते हैं और उसे कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करते हैं।
रिदम इतने सालों के बाद अपने बेटे से मिली है और इसीलिए वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती। जब वो उसे सुलाती है तो वो उसके कमरे के बाहर डाइनिंग टेबल पर ही बैठ जाती है। अभी उसकी आंख लगे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी उसे एक पोयम सुनाई देती है। ये आवाज और कहीं से नहीं बल्कि अजय के कमरे से ही आ रही थी। अजय जोर जोर से एक पोयम गा रहा था और बहुत ही क्रीपी पेंटिंग्स बना रहा था। रिदम जब इस बारे में डॉक्टर मधी को बताती है तो डॉक्टर मधी कहते हैं कि ये ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पेंटिंग्स अजय बना रहा है उनका कोई मतलब भी हो। अगले दिन रिदम के फोन पर रघु की कॉल आती है। रघु उससे कहता है कि उसे काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाना होगा, लेकिन जाने से पहले वो एक बार अजय को देखना चाहता है। रिदम उसे घर बुला लेती है, लेकिन रघु उससे कहता है कि उसे उसके घर पर काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता है, इसीलिए अगर पॉसिबल है तो वो बाहर मिल सकते हैं। अजय और रिदम एक रेस्टोरेंट में बैठकर रघु का इंतजार करने लगते हैं। तभी रिदम अचानक से ये नोटिस करती है कि अजय किसी इंसान से डर रहा है। रिदम जब अजय की आंखों में ये डर देखती है तो उसे पता चल जाता है कि किडनैपर उसके बिल्कुल पीछे ही है। वो अपने फोन का कैमरा ऑन करके उसे देखने की कोशिश करती है, लेकिन किडनैपर बड़ी ही चालाकी से वहां से निकल जाता है। रिदम जब उस किडनैपर का पीछा करते हुए क्राउड में जाती है तो अचानक से अजय वहां से गायब हो जाता है। साइरस और रघु अजय के पीछे भागते हैं और थोड़ी दूर भागने पर उन दोनों को अजय मिल जाता है। अजय, रघु और रिदम अब मिलकर उस जगह पर जाते हैं जहाँ रिदम को अजय पहली बार मिला था। रघु अजय को जबरदस्ती जंगल में ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन अजय वहां जाने से इनकार कर देता है। रिदम और रघु अभी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें ड्राइवर के चिल्लाने की आवाज आती है। अजय ने एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से ड्राइवर के हाथ पर वार किया था। उसकी उम्र के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा बेरहम हरकत थी और ये देखते ही दोनों बहुत बुरी तरह से कांप जाते हैं। रिदम अब अजय को बार बार वो स्क्रू ड्राइवर दूर फेंकने के लिए कहती है, लेकिन उसके कहने पर अजय स्क्रू ड्राइवर दूर नहीं फेंकता। लेकिन तभी रघु जब उसे चिल्लाकर स्क्रू ड्राइवर फेंकने के लिए कहता है तो वो एक बार में ही उसे फेंक देता है। रिदम को ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है, लेकिन तभी रघु उसे कहता है कि हो सकता है कि उसे कमांड्स फॉलो करने की आदत हो चुकी हो। उस रात रिदम जब अपने बिस्तर पर सो रही थी तो उसे एक बार फिर से अजय के वही पोएम गाने की आवाज आती है। इस बार डॉक्टर के कहे अनुसार वो उस पोएम को रिकॉर्ड कर लेती है और उसके कमरे में जाती है। कमरे में जाने के बाद इससे पहले कि वो उससे बात करती वो देखती है कि वो लगातार टीवी की तरफ देख रहा है। उस टीवी को जब रिदम ध्यान से देखती है तो उसे ये पता चलता है कि खिड़की पर वही इंसान खड़ा है जिसने चार्ली चैपलिन का मास्क लगाया है। यानी कि हर रोज जब अजय वो पोयम गाता था तो खिड़की के ऊपर वही इंसान उससे रोज मिलने आता था। वही इंसान अब धीरे धीरे घर के अंदर आता है और अजय से साइन लैंग्वेज में बात करता है। साइन लैंग्वेज में वो इंसान अजय से पूछता है कि उसकी माँ कहाँ पर है। अजय को उसके ऑर्डर्स फॉलो करने की इतनी ज्यादा आदत हो चुकी है कि वो अपनी माँ की तरफ देख लेता है जो कि कमरे के एक कोने में खड़ी है। रिदम बड़ी ही चालाकी के साथ वहां पड़ी हुई एक रॉड उठा लेती है और उस इंसान के सर पे वार करती है, लेकिन ऐसा करने के ठीक बाद ही वो रिदम को धक्का दे देता है और वहां से चला जाता है। वो चिल्लाकर गौतम को वहां पर बुला तो लेती है, लेकिन इससे पहले कि गौतम वहां पर आता वो इंसान वहां से जा चुका था। साथ ही जब वो लोग घर के बाहर जाकर तलाशी लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किसी ने साइरस को भी बेहोश कर दिया था। डॉक्टर के साथ साथ एक बार फिर से उन सबके दोस्त भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। इसी दौरान रघु अभी से पूछता है कि उसने कदीर को बहुत दिनों से नहीं देखा है। अभी इस पर रघु को बताती है कि कदीर एक बिजनेस मीटिंग पे गया था और उसके बाद से उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। एक रोज जब गौतम और रिदम अजय और साइरस के साथ कहीं जा रहे थे तो उन्हें रोड पर काफी भीड़ जमा दिखाई देती है। जब वो लोग वहां पर उतरते हैं तो वो देखते हैं कि ये अंजना की माँ है जो कि पोस्टर्स के साथ वहां पर बेहोश पड़ी है। गौतम उन्हें एम्बुलेंस के साथ हॉस्पिटल तक लेके जाता है, लेकिन जैसे ही रिदम गाड़ी में वापस आती है वो देखती है कि अजय तो वहां पर है लेकिन साइरस वहां से गायब है। अजय और रिदम अब साइरस को ढूंढने निकलते हैं और उन लोगों को साइरस एक डस्टबिन के पास मिलता है। साइरस वहां से जाने के लिए ही तैयार नहीं है और यही वो वक्त था जब रिदम को लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत चल रहा है। रिदम जब उस कचरे को टटोल कर देखती है तो वहां पर उसे खून में सने हुए कपड़े के कुछ टुकड़े मिलते हैं और ये कपड़ों के टुकड़े उसे अंजना के कपड़ों जैसे लगते हैं जो कि उसने फोटो में पहन रखे थे। साइरस अब भागते हुए घर के बाहर रुक जाता है और रिदम को ये लगने लगता है कि इस घर में कहीं कुछ गलत चल रहा है। साइरस का पीछा करते करते वो लोग उस घर तक पहुंच जाते हैं और ये घर और किसी का नहीं बल्कि डॉक्टर मधी का है। दरवाजा खोलने से पहले डॉक्टर मधी मांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहे थे और जैसे ही वो उन लोगों को घर के बाहर देखते हैं तो वो बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। रिदम डॉक्टर से इस बात का बहाना बनाती है कि उन लोगों की गाड़ी खराब हो गई है और इसीलिए गौतम गाड़ी फिक्स कर रहे हैं। वो पानी पीने के बहाने घर के अंदर आती है और वहीं पर बैठ जाती है। डॉक्टर मधी जब उन लोगों के लिए कॉफी बना रहे थे उसी दौरान रिदम और साइरस पूरे घर का जायजा ले लेते हैं। साइरस अब उस घर के अंदर बेचैन होने लगता है
लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर मधी को उन दोनों के ऊपर शक होता, रिदम उन्हें वॉक के लिए भेज देती है। वो डॉक्टर से कहती है कि साइरस को जब वॉक की जरूरत होती है वो तभी ऐसे परेशान करता है, लेकिन इस प्रेगनेंसी की हालत में वो उसे वॉक पर नहीं ले जा सकती। डॉक्टर अब साइरस को लेकर वॉक पर चला जाता है, तो वहीं रिदम को वो वक्त मिल जाता है जब वो उनके घर की तलाशी ले सकती है। डॉक्टर जब कॉफी बना रहे थे तो साइरस एक अलमारी के पास रुका था और उस अलमारी के पीछे एक दरवाजा था। अब जब डॉक्टर और साइरस बाहर थे तो रिदम बड़ी ही चालाकी के साथ उस दरवाजे के अंदर चली जाती है। जब वो अंदर पहुंचती है तो उसे खून से सना हुआ एक कमरा मिलता है जहां पर उसी इंसान की लाश थी जो उसे झील के पास मिला था। साथ ही जब वो उस कमरे में आगे बढ़ती है तो वहां उसे टब में पड़ी हुई अंजना मिलती है। वो अंजना को जगाकर उसे वहां से ले जाने ही लगती है कि तभी उसे दरवाजे पर अजय खड़ा हुआ दिखाई देता है और उसके ठीक पीछे डॉक्टर मधी खड़े हैं। डॉक्टर मधी अजय की तरफ अभी चाकू तान ही रहे होते हैं कि उसी वक्त रिदम साइरस को वहां पर बुला लेती है। साइरस वहां आकर उन लोगों को बचा लेता है, लेकिन जैसे ही रिदम अंजना को लेकर वहां से बाहर निकलती है, डॉक्टर अजय को अंदर खींच लेता है। रिदम के हाथ में फोन था जिस पर कि पुलिस की कॉल आ रही थी, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि अजय कमरे के अंदर ही रह गया है तो वो वापस अंदर चली जाती है और फोन को वहीं पर फेंक देती है। इस वक्त चाकू अजय के हाथ में था और डॉक्टर रिदम से ये कहते हैं कि अजय इस वक्त वही करेगा जो कि वो उसे करने के लिए कहेंगे। उस वक्त रिदम को रघु की कही हुई वो बात याद आती है। वो अचानक से अजय को कमांड करती है कि उसे डॉक्टर के ऊपर चाकू से वार करना है और अजय ठीक वैसा ही करता है। उसी वक्त डॉक्टर रिदम से ज्यादा ऊंची आवाज में अजय को चाकू फेंकने के लिए कहता है और अजय चाकू वहीं पर फेंक देता है। डॉक्टर बार बार उन लोगों पर चाकू से वार करता है, लेकिन रिदम और अजय किसी तरह से बच जाते हैं। वो लोग भागकर घर के बाहर बैठ जाते हैं और डॉक्टर को अंदर ही लॉक कर देते हैं। पुलिस वालों के साथ साथ अंजना की माँ भी वहां पर आ जाती है और अपनी बेटी से मिलकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। रिदम अब अजय को रघु और गौतम के साथ भेज देती है और खुद वो पुलिस स्टेशन जाती है। वो गौतम से कहती है कि उसे ये जानना है कि आखिर डॉक्टर ने उसके बेटे के साथ इतना बुरा क्यों किया। पुलिस वाले डॉक्टर के साथ इंटेरोगेशन कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर इस बात पर अड़ा हुआ है कि वो रिदम के अलावा और किसी से भी बात नहीं करेगा। उसके बार बार जिद करने पर पुलिस वाले राजी हो जाते हैं और उसे रिदम से बात करने देते हैं। वो रिदम से कहता है कि वो उसे सीधे सीधे सवालों के जवाब नहीं देगा, उसे जवाबों को पाने के लिए उसके साथ एक गेम खेलनी होगी। बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे से बहुत सारे सवाल करते हैं, जहाँ रिदम को ये पता चलता है कि डॉक्टर बच्चों के ऑर्गन्स बेचा करता था। डॉक्टर मधी ने आज तक 17 बच्चों की जानें ली थी। वो बच्चों की बॉडी में से यूजफुल ऑर्गन्स निकाल लेता था और उसके बाद उन्हें तड़पने के लिए वहीं पर छोड़ देता था। अगर हम ये कहें कि वो एक सेडिस्ट था तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि उसे बच्चों की चीखें सुनकर बहुत ज्यादा मजा आता था। वो उन लोगों को तब तक तड़पने देता था जब तक कि वो लोग मर नहीं जाते थे, और उनके मरने के बाद वो उनकी लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर एसिड में गलाया करता था। जब बच्चों की लाशें अच्छी तरह से एसिड में गल जाती, उसके बाद वो उनकी लाशों को उसी झील में फेंक दिया करता था। लेकिन इसके बाद ऐसा कुछ खुल के सामने आता है जिसके बाद रिदम के होश उड़ जाते हैं। जब रिदम डॉक्टर से ये सवाल करती है कि उसने अजय के साथ ऐसा क्यों किया, तो इस पर डॉक्टर हंसते हुए कहता है कि अगर अजय को उसने किडनैप किया होता तो शायद अब तक अजय जिंदा नहीं होता। इसीलिए किडनैपर वो नहीं बल्कि और कोई इंसान है, ऐसा कोई इंसान जो रिदम के बहुत ज्यादा करीब है और हमेशा उसके आसपास ही रहता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर टेबल से उठ जाता है। वो रिदम से कहता है कि उन दोनों की गेम अब खत्म हो चुकी है और उसे खुद से पता लगाना होगा कि वो इंसान आखिरकार कौन है। वो बार बार डॉक्टर के सामने भीख मांगती रहती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन तभी रिदम की नजर टेबल पर पहुंचती है जहां उसने ये लिखा था कि लुक अराउंड यू, यानी कि किलर जो कोई भी है वो बिल्कुल रिदम के आसपास ही है। रिदम अब जब हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है तो वो सारे के सारे कॉन्वर्सेशंस को दोबारा से रिकॉल करती है। वो बारी बारी से अपने आसपास के हर एक इंसान पर शक करती है। जब रिदम हॉस्पिटल में पहुंचती है और देखती है कि अजय वहां पर नहीं है, तो थोड़ी दूर जाने पर उसे गौतम वहां जख्मी पड़ा मिलता है। गौतम की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी और उसके हाथ में एक दस्ताना था। बेहोश होने से पहले वो रिदम से कहता है कि वो और कोई नहीं बल्कि एक लड़की है। जैसे ही रिदम ये सुनती है कि किडनैपर और कोई नहीं बल्कि एक लड़की है, तो उसका ध्यान अजय के बनाए हुए स्केचेस पर जाता है। अजय के बनाए हुए स्केचेस में वेपन हमेशा लेफ्ट हैंड में था। स्केचेस में किलर के नाखून बहुत ज्यादा लंबे थे और उन पर लाल कलर की नेल पॉलिश लगी थी। रिदम अब ये समझ जाती है कि किडनैपर कौन है और इसके बाद वो एक घर में जाती है। उस घर में जाते ही उसे अपने पीछे एक इंसान मिलता है जिसने चार्ली चैपलिन का वही मास्क लगाया था। जब वो इंसान अपने चेहरे में से मास्क हटाता है तो ये इंसान और कोई नहीं बल्कि भावना ही है। रिदम अब बार बार उससे यही पूछती है कि आखिर अजय कहाँ पर है। भावना अजय के पते के बदले में उसे एक ड्रिंक पीने के लिए कहती है और रिदम बिना कुछ सोचे समझे उस ड्रिंक को पी लेती है।
भावना अब रिदम को ये बताना शुरू करती है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया। जैसे कि हमने आपको कहानी की शुरुआत में भी बताया था, रिदम अनाथ थी और उसे भावना के माता पिता ने ही बड़े ही प्यार से पाला था। बचपन से ही रिदम पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छी थी और साथ ही वो दिखने में भी उससे कहीं ज्यादा सुंदर थी। स्कूल के साथ साथ घर में भी उसे उसके साथ कंपेयर किया जाने लगा और भावना के सब्र का बांध तब टूट गया जब उसने किसी इंसान से प्यार किया और उस इंसान ने उसके ऊपर रिदम को चुना। उस रोज जब भावना के पिता की मौत हुई थी और अजय थोड़ी देर के लिए गायब हुआ था, उसने पहली बार रिदम को इतना ज्यादा दुखी देखा था। अजय को गायब हुए हुए अभी 5 ही मिनट हुए थे और उसे रोता हुआ देखकर उसके दिल को बहुत ज्यादा सुकून मिला। उस दिन के बाद भावना ने ये प्लान बनाया कि वो अजय को किडनैप करेगी और एक दिन के बाद ही उसे वापस दे देगी। लेकिन उस रोज जब वो लेक के पास से अजय को लेकर गई तो रिदम को दुखी देखकर उसे काफी ज्यादा मजा आया। उसने पहले तो ये सोचा था कि वो एक दिन के बाद अजय को वापस कर देगी, लेकिन रिदम को दुखी देखने का उसे अलग ही नशा हो गया था। देखते देखते ये दिन एक हफ्ते में बदला, एक महीना, एक साल में, और फिर होते होते 6 साल बीत गए। उसने अजय को एक अंधेरे कमरे में रखा था जहाँ वो उसे टॉर्चर किया करती थी और उसे टॉर्चर करने के बाद उसे रिदम से बदला लेने का एहसास होता था। एक रोज जब इसी तरह से वो अजय के पास आ रही थी तो जंगल में कदीर ने उसका पीछा किया। कदीर ने जब उसे अजय को टॉर्चर करते हुए देखा तो उसे इस बात का पता लग गया और इसीलिए उसने कदीर को भी जान से मार दिया। जिस रोज वो कदीर को जान से मारने में बिजी थी उसी रोज अजय वहां से भाग गया और उसकी मुलाकात रिदम से हुई। 6 साल से वो जितनी ज्यादा खुश थी अब वो उतनी ही ज्यादा दुखी हो गई थी, क्योंकि फाइनली रिदम को वो मिल गया था जो उसे इतने सालों से चाहिए था। यही वो वजह थी कि उसने जगह जगह पे अजय का पीछा करना शुरू किया और वो चाहती थी कि वो उसे वापस ले जाकर उसी कोठरी में बंद कर दे। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर ने भी भावना का ही स्टाइल कॉपी किया और बच्चे चुराने के लिए वो बिल्कुल उसी के जैसे प्लान बनाने लगा। भावना अब रिदम से कहती है कि उसे अपने दोनों बच्चों में से किसी एक को चुनना होगा, क्योंकि जो ड्रिंक उसने पी है उसके बाद जो उसका बच्चा पेट में है वो वहीं पर मर जाएगा। उसने सेम वही ड्रिंक अजय को भी पिलाई है और वो भी 1 घंटे में मरने ही वाला है। इतना कहते ही भावना अपने आप को शूट कर देती है और वहीं पर मर जाती है। रिदम अब भावना की बातों को रिकॉल करती है जहां उसने ये कहा था कि कदीर ने जंगल में उसका पीछा किया, यानी कि उसने अजय को जहां कहीं भी छुपाया था वो जगह जंगल में ही थी। रिदम अब साइरस के साथ जंगल में जाती है और साइरस को अजय को ढूंढने के लिए कहती है। वो साइरस का पीछा करने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो हिम्मत हारने लगती है। जहर की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसे उल्टियां आने लगती हैं। रिदम तो हिम्मत हारने लगी थी, लेकिन साइरस में अभी भी हिम्मत बाकी थी। रिदम जब साइरस का पीछा करते हुए जंगल की एक जगह पर पहुंचती है तो उसे वही पोयम सुनाई देती है जो कि अजय रातों को गाया करता था। वो वहां पर पड़ी हुई घास को हटाती है और जमीन के नीचे एक छोटा सा कमरा बना था जहां अजय कदीर की लाश के साथ बैठा था। अजय के हाथों में उसी जहर की ड्रिप लगी है और वो जहर बूंद बूंद करके उसकी रगों में आ रहा है। उसके पास ही में कदीर की लाश पड़ी है जो कि बुरी तरह से सड़ने लगी है। अजय जैसे ही रिदम को वहां पर देखता है वो बहुत ज्यादा खुश होता है, उसे माँ कहकर बुलाता है और उसे वहां से ले जाने लगता है। जहर की वजह से रिदम की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। जब अजय रिदम को इस तरह से मरते हुए देखता है तो उससे रहा नहीं जाता। वो भागते हुए जंगल के बाहर निकलता है और रोड पर से मदद लेकर आता है। इसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है हॉस्पिटल पर, जहाँ रिदम, गौतम और अजय एक साथ बैठे हैं। रिदम और उसके दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अभी भी माँ बनने वाली है। रिदम की पेंगुइन वाली जो कहानी अधूरी रह गई थी वो उसी कहानी को अजय के लिए पूरा करती है और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। इस फिल्म के बारे में जो मुझे सबसे अमेजिंग बात लगी वो ये थी कि इस फिल्म में आपको 1 मिनट के लिए भी बोर होने का वक्त नहीं मिलेगा। भले ही ये फिल्म हिंदी या इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ आप इसे आराम से देख सकते हो। आई होप कि आपको ये सस्पेंस स्टोरी पसंद आई हो। इस फिल्म का सजेशन हमें हमारे एक सब्सक्राइबर से मिला था और मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहूंगी, क्योंकि ये फिल्म मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। सो थैंक यू सो वेरी मच। इसी तरह से कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ढेर सारे सजेशंस शेयर करते रहिए। हम ये नहीं कहते कि हम सारी की सारी मूवीज़ के ऊपर स्टोरीज बना देंगे, बट जितनी हो सके हम बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच गाइस एंड स्टे ट्यून्ड।